विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। नमस्कार। हमारे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस का हम अभिनंदन करना चाहेंगे कि पूरे देश में महाराष्ट्र एक ऐसा है जहां पर स्टारलिंक के साथ उन्होंने पहला एमओयू किया है, एग्रीमेंट किया है, जिसके अंतर्गत इसका फायदा गढ़चिरौली और वाशिम के जिलों में दूर दराज जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको मिलेगा। ऐसे महाराष्ट्र में 4 जिलों को मिलने वाला है, लेकिन हमारे विदर्भ के वाशिम और गढ़चिरौली को इससे अच्छा फायदा होगा। इससे लगता है कि हमारी कनेक्टिविटी अब काफ़ी बढ़ जाएगी और स्टारलिंक इलोन मस्क की सबसे बड़ी कंपनी है जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेट में सबसे बड़ी सर्विसेज प्रोवाइडर है। और दूसरी, टाटा टेक्नोलॉजी के द्वारा भी अजीत पवार के नेतृत्व में अमरावती में भी एग्रीमेंट किया गया है, जहाँ पर इनोवेशन, इन्वेंशन और इंक्यूबेटर्स, इनके ऊपर वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी और वहाँ पे अच्छे जो जॉब्स है उसके लिए अमरावती में उसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। हम यहाँ पे चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि विदर्भ को जो आयाम हमारे सीएम दे रहे हैं, तो एक बहुत ही मजबूती के साथ दे रहे हैं। जिस तरह से योगी ने जो आयाम इतने बड़े गुंडा राज यूपी में दिया, आज वहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही है, लेकिन पिछले 2.5 साल में जो उन्होंने देवेंद्र जी ने काम किया वह बहुत तारीफ काबिल है। लेकिन सबसे बड़ी देवेंद्र जी से हमें शिकायत है कि एमएसएमई आज भी बहुत बुरी हालत में महाराष्ट्र और विदर्भ में काम कर रही है। आज बिजली की दरें इतनी बढ़ गई है कि आज उसको फेस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। फाउंड्री उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री सभी करा रही है। अभी हाल में उन्होंने कहा कि एफएससी हमने कम कर दी है। एफएससी जो 1 महीने पहले आपने 95% 95 पैसा नेगेटिव किया था, लेकिन पिछले माह फिर आपने एफएससी की और इस महीने आपने अक्टूबर में एफएससी नहीं ली। इसका लेकिन बिजली पर कोई ज्यादा इतना बिल पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा फर्क है जो डिमांड चार्जेस है, बाकी के चार्जेस है, इतने महंगे हैं। सबसे बड़ी जरूरत है कि हमें देखना है कि जब अजीत पवार ऊर्जा मंत्री थे तब वात्री के अंदर काफी घोटाले हुए थे, तो उसमें वात्री के घोटालों के बाद इसी सरकार ने वात्री पूरी बंद करवा दी थी। लेकिन अब वह वात्री का राज फिर से खेलने में आ गया है। यहाँ पर नागपुर में कहा जाए तो इतना बड़ा संरक्षण है, यहाँ पर इतनी बड़ी, यहाँ पर हमारे राष्ट्रभक्त से बहुत बहुत 100 वर्षों से जो काम कर रही है आरएसएस है, और वो आरएसएस जन सामान्य लोगों तक पहुंचती है, बाढ़ पीड़ितों को सहायता देती है, देश में डिसिप्लिन की वहां पर लोगों में आदतें डालती है, राष्ट्रभक्ति के लिए आगे प्रेरित करती है। आज वो 100वां वर्ष मना रही है। लेकिन हमें सबसे बड़ी चीज है कि जब नागपुर के नाको तले यहाँ पर कोयले में इतनी धांधलियां हो रही है, यहाँ नागपुर का विकास ही कोयले के कारण नहीं हुआ। और कई एक बड़े नेता ने कहा था कि जब हम मिले थे तो उन्होंने यही कहा कि नागपुर और विदर्भ का विकास इसलिए नहीं हो पाया कि नेता लोग सिर्फ कोयले के पीछे रहते हैं। पता नहीं कोयले में क्या गर्मी है, क्या तेजी है कि जिसके कारण आज कई वर्षों तक नागपुर और विदर्भ का विकास नहीं हो पाया। आज जो वाशी जो 11 साल से बंद थी, अचानक ये 2-3 साल में शुरू हुई, उसके कारण कुछ लोगों को, चंद लोग को फायदा होता है। लेकिन आज जितने हमारे बिजली के उपभोक्ता है उसको 2 रुपया प्रति यूनिट का उससे नुकसान हो रहा है। और साथ में जहाँ पर पावर स्टेशन है वहां पर जो जब वाष्प खोल जाता है उसमें इतना, ये पावर स्टेशन में जो स्पॉन्ज आयरन का डस्ट होता है वो मिला होता है, वो तो जलता नहीं है लेकिन हवा में उड़ता रहता है और वहां पर कैंसर जैसी बहुत सारी घातक बीमारियां वहां फैला रहा है। तो इसके लिए हाईकोर्ट के द्वारा ऐसा संज्ञान लेना चाहिए कि जहां पर जो ये काम हो रहा है, सरकार ने भी इसके बाद सोचना चाहिए कि इस तरह का जो जो घोटाले हो रहे हैं और उस घोटाले से आज आम उपभोक्ता, एमएसएमई का पतन हो रहा है, तो उसके अंदर शीघ्र से शीघ्र इस अधिवेशन के अंतर्गत उसके पहले काम होना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम वाष्पी को कम कर सके उसको। और वाष्पी को लेना है तो जहाँ पर कोयला होता है वहां पर
चाहे जहाँ पावर प्लांट है वहां पर लगाना चाहिए, वहां पर चेक किया जा सके। आज देखा जाए तो जितना भी हमारे स्पॉन्ज आयरन में 10 साल का जो डस्ट था वो पहाड़ बन गया था। इसके बारे में महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी मालूम है, वहाँ के आजू बाजू के लोगों को भी मालूम है। 1 साल में जैसे ही वासरी चालू हुई पूरा का पूरा डस्ट गायब हो गया। ये डस्ट कहाँ गया, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। आज आम उपभोक्ता एमएसएमई यूनिट इससे बहुत परेशान है। हमारे विधायक किशोर जोरगेवार जी ने भी हाल ही में विधानसभा में प्रश्न उठाया था और उन्होंने कहा था कि इस तरफ पर सरकार का ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आम लोग प्रभावित हो रहे हैं। कुछ लोगों के, चंद लोगों के, मुट्ठी लोगों के प्रभाव से जो आज सरकार में अपना काम कर रहे हैं, आम लोगों को प्रभावित करके बिजली के दर अनाप शनाप लेते जा रहे हैं। दूसरा देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे हैं महाजिनको में और महावितरण में बैठे हुए हैं कि जो वहां पर ऐसी खरीदारी कर रहे हैं जहाँ पर 40% के ऊपर हो रही है, बिना टेंडर के काम हो जा रहे हैं। और टेंडर भी होते हैं तो ऐसे होते हैं कि जेम पोर्टल के द्वारा नहीं होते, और उसमें एक अनुभव की क्राइटेरिया डाल दी जाती है। आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वहां पर अनुभव की क्या जरूरत है। अच्छे अच्छे हमारे इंजीनियर्स आ रहे हैं, जो इंजीनियर नासा के अंतर्गत तहलका मचा सकते हैं, वो क्या भारत में नहीं कर सकते। आज हमें जरूरत है ऐसे व्यक्तित्व की, जिस तरह से न्यूयॉर्क में हाल ही में इलेक्शन जीता भारतीय मूल के मीरा नायर के पुत्र ने, जिसने सिर्फ एक चमत्कार किया कि जो आज जीतने के लायक नहीं था, आज उसने ट्रम्प को भी मुश्किल में ला दिया है। ऐसे इमदानी के हम तारीफ करते हैं। वैसे इमदानी की जरूरत है जो विदर्भ में खड़ा होकर यह बता सके जो गलत गलत काम हो रहे हैं उसको रोकना चाहिए। आज जो स्वास्थ्य पे बुरे परिणाम हो रहे हैं, जिससे बीमारियां फैल रही है, उसको रोकने के लिए, और जो आम उपभोक्ताओं पर जो इतना महंगा ये बिजली के दर आ रहे हैं जिससे उद्योग तड़पड़ा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए कम से कम सरकार ने यानी बाध्य होकर काम करना चाहिए। किसी के प्रभाव न आते हुए या अगर एक काम किया तो निस्संदेह लोगों को राहत मिलेगी और अच्छे कोयले से अच्छे पावर स्टेशन चलेंगे। आज वैसे भी थर्मल पावर स्टेशन की बहुत ही हालत खराब है। आज सोलार के कारण बहुत सारे दिन में ऊर्जा इतनी हो रही है कि हमारे चंद्रपुर में धारीवाल जैसे कई प्लांट को बिजली देने में बड़ी तकलीफें हो रही है। तो दिन में बिजली की इतनी खपत नहीं है जितनी कि उसका उत्पादन हो रहा है। तो जरूरी है कि सरकार ने इस ओर सोचना बहुत जरूरी है। हमारे राज्य शासन ने जो आज किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है अतिवृष्टि से, इसके लिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज गोंदिया से लेके चंद्रपुर या बाकी जो हमारे वासिम, सभी के किसान बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आज उनको रोजगार तो किस खेती से मिलता था, आज उनके पास खेती नहीं है। एक ही फसल ज्यादा से ज्यादा हमारा किसान साल में लगाता है। अगर उसको खेती से कुछ मिलता नहीं है और बर्बाद हो जाता है, वो खेती बिक्री शुरू हो जाएगी और उसको लेने वाले दूसरे हो जाएंगे। तो सरकार को चाहिए कि इसमें उनको उचित प्रोत्साहन दे, उससे लगे हुए उद्योग को प्रोत्साहन दे, जिससे कि वो उद्योग टिक सके। सरकार ने ऐसे कोई सामूहिक योजना से उनको आगे लाना चाहिए जिससे किसानों का फायदा हो सके, किसान आगे आ सके। क्योंकि सरकार हमारी होती है, किसानों से चुनी हुई सरकार होती है, तो सरकार को उनका दर्द समझना बहुत जरूरी है। आज सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि सिर्फ सरकार बातें कर देती है लेकिन किसानों के बारे में होता नहीं है, और उनको आश्वासन दिया कि जून तक हम काम करेंगे, लेकिन जून बेचारा इसके बीच में किसान करेगा क्या। उसके कर्जे की बोझ रहेगा, बैंक वाले परेशान करेंगे, उसको ब्याज की मार रहेगी। इस चीजें के लिए सरकार ने शीघ्रता से काम करना चाहिए, और उस पर लगे हुए उद्योग जो है, जो प्रोसेसिंग उद्योग है, वहां पर भी सरकार ने सहायता देनी बहुत जरूरी है। अब हम चर्चा करते हैं कोल गैसिफिकेशन प्लांट की। कोल गैसिफिकेशन प्लांट जो हमारे विदर्भ में पहली बार आ रहे हैं पूरे देश के अंतर्गत, तो उसके लिए सरकार ने नीति ऐसी बनानी चाहिए कि उसके साथ देकर जहाँ पे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, जहाँ पे उनको सहायता लगती है, उनको देनी चाहिए। क्योंकि ये नए तरह के प्रोजेक्ट है, उसमें उनका नुकसान भी हो सकता है। ये नई टेक्नोलॉजी लाने के बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो राज्य सरकार ने प्रोत्साहन देते हुए आगे आना चाहिए। हम विदर्भ के कुछ ऐसे चुनिंदा इंडस्ट्रीज की बात करना चाहेंगे जिससे विदर्भ का उन्होंने बहुत नाम बढ़ाया है, और आज भारत में नहीं दुनिया में उन्होंने क्रांति की है। स्नैक्स के व्यवसाय से उठे हुए हल्दीराम, जिनके शिव किशन जी अग्रवाल, उन्होंने उस ग्रुप की शुरुआत की। वह ग्रुप बेसिकली उनके भाइयों से बीकानेर से शुरुआत करते हुए कलकत्ता, नागपुर और दिल्ली में किया गया, और उन्होंने बहुत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। आज उनका
देखा जाए तो टर्नओवर 10,000 करोड़ के ऊपर है। आज जहाँ पर उनके आउटलेट न्यूयॉर्क में है, दुबई में है, कई बाहर जगह है, हर एयरपोर्ट पे उनके आउटलेट है और जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में आज हल्दीराम विदर्भ में पहुंच गया है। उनका 10,000 करोड़ का व्यापार है। आज उनका शेयर अभी आईपीओ आने की तैयारी है और जब आईपीओ आएगा तो लगता है उनका शेयर कम से कम 5,000 के नीचे आएगा नहीं, क्योंकि उनकी वैल्यूएशन इतनी बढ़ गई है, उनका नाम इतना बढ़ गया है कि आज उनको देखते हुए उनके लिए अट्रैक्शन बहुत है। 2025 में आईपीओ की हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अभी तक उनके जो रेड प्रोस्पेक्टर है वो फाइलिंग नहीं हुए हैं। अगर जिस दिन ये फाइलिंग हो जाता है, हल्दीराम एक तहलका पूरे शेयर बाजार से लेके पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक मचा सकता है। उसी तरह हम सत्यनारायण गोयल जी, जो चंद्रपुर से शुरुआत जिन्होंने छोटे से काम में की, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सप्लोजिव और डिफेंस में उनका नाम आ रहा है। उनकी अगर रेवेन्यू की हम बात करते हैं तो देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज उनका शेयर 17,500 के ऊपर चला गया था। 1 रुपए के शेयर की जो फेस वैल्यू है 17,500 करोड़ के ऊपर चली गई, तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने एमआरएफ जैसे शेयर को टक्कर दी है आज। और जो टाटा, अंबानी और अडानी को भी अपने फेस वैल्यू के शेयर के जो है वह अगर देता है तो बहुत बड़ी कीमत आज शेयर होल्डर को फायदा हो रही है। तो उसमें जिसमें देखा जाए तो उनका रेवेन्यू 2025 में 2167 करोड़ 35% ग्रोथ पे रहा। इबिलिटा 540 करोड़ जो 47% ईयर टू ईयर बेसिस पे रहा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 371 करोड़ जो 42% ईयर टू ईयर बेसिस पे रहा। और इस तरह मार्जिन देखे तो 25 से 26% के ऊपर क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस रहा। उनके जो रिकॉर्ड जो उनके पास जो ऑर्डर है वो 5,700 करोड़ से ऊपर है। उसके अंदर डिफेंस के 2,200 करोड़ के ज्यादा ऑर्डर है और उसमें जो उनको मिसाइल्स और बहुत सारे जो डिफेंस के इक्विपमेंट है उनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर की काफी भरमार है। और इससे ये शेयर बहुत अच्छा है और ये जो कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है और ये रिमार्केबल कंपनी है जो हमारे देश में नागपुर का और विदर्भ का नाम आगे कर रही है। इनका प्लांट राजौरी में भी है, नागपुर के पास भी है, वर्धा में भी है और जो उनकी ग्रोथ है एक बहुत बड़ी ग्रोथ है और डिफेंस में एक बहुत बड़ा नाम ये प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं। तो इस तरह के हम डिफेंस सेक्टर को मजबूती के साथ दे सकते हैं। उसी तरह लॉयड मेटल को देखें तो लॉयड मेटल में जब से उन्होंने आयरन ओर की माइनिंग की है उसके बाद भी उनकी ग्रोथ देखा जाए तो बहुत अच्छी हुई है। तो उनके ग्रोथ के बारे में आज हम ये कह सकते हैं कि 6,721 करोड़ रुपए जो 3% ईयर टू ईयर बेसिस पे उनकी ग्रोथ रही है। इबिडिटा 2,004 करोड़ रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14 यानी 1,500 करोड़ के आसपास रहा है तो 17% ग्रोथ रहा है। और टोटल एसेट 9,417 करोड़ रही है और मार्केट कैपिटलाइजेशन 70,000 करोड़ का आज उनका है। तो इस तरह से देखा जाए तो आज लॉयड एक बहुत मजबूती के साथ स्टील सेक्टर में आया है। उसी तरह वर्धा में आज जो है उत्तम गालवा जो कोलोब्रेशन में है वहां पर, तो वो भी एक 5th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन रहा है। और उनके जो प्रमोटर है उन्होंने बताया है ये कंपनी बहुत ऊंचाई पर जाएगी और 5th लार्जेस्ट सेक्टर बनने के बाद ये देश में स्टील प्रोडक्शन बहुत मजबूत से आएगा। लेकिन स्टील सेक्टर में हम सरकार से कहना चाहते हैं कि विदर्भ में स्टील सेक्टर काफी अच्छा रहा है, लेकिन जो स्टील के भाव है आज 5 साल में सबसे निम्न स्तर पर है। आज किस तरह से स्टील सेक्टर चल सकता है यह सरकार को सोचना चाहिए। चाइना और बाकी के कंट्री किस तरह से हमारे साथ कंपटीशन पे आगे आ रहे हैं, उनका प्रोडक्शन किस तरह से हमको कम करते जा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत मजबूरी की बात हो जाएगी। अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में जिस तरह से स्टेनलेस स्टील 60% प्रोडक्शन पे आ गया है तो ये स्टील सेक्टर कम से कम लगता है बहुत मजबूती से जो उठा हुआ था वो नीचे पे आना शुरू हो जाएगा। ऐसे समय में सरकार ने पीएलआई स्कीम या कोई ऐसी स्कीम लानी चाहिए जिससे ये सेक्टर उठ सके। और जो इनको आयरन ओर मिलता है उस पर कुछ ना कुछ ऐसे अंकुश होना चाहिए जहाँ पर जो प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, चाहे एनएमडीसी हो या प्राइवेट सेक्टर में, वो जो आयरन ओर है कम से कम उनको 6,000 रुपये में मिले तो वह इंडस्ट्री आगे टिक सकती है। अन्यथा स्टील इंडस्ट्री चौपट होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो यूएस टैरिफ के सामने बहुत पीछे हट गई है। हम पुनः अगले सप्ताह आपसे मिलेंगे। हमने आपसे बहुत सारी चर्चाएं की। हमें उम्मीद है इस चैनल के द्वारा अगर आपसे अच्छा लगता है इसे आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि हम विदर्भ का विकास चाहते हैं। विदर्भ का विकास होगा तो महाराष्ट्र का बहुत सुदृढ़ता आएगी और देश का विकास होगा
और हम भारतीय लोग सिर्फ अपने देश के विकास के बारे में सोचते हैं। और हमने आज आरएसएस जैसे संगठन की बात की, और आरएसएस संगठन जरूरी जो 100 साल मना रहा है तो जरूर सोचेगा कि हमारे किसान, हमारे उद्योजक, हमारे राजनीतिक किस तरह से आगे आ सके। जो यहाँ पर कुछ धांधलीबाजी हो रही है उसको रोकने में भी आरएसएस बहुत सहायक होगी। जिस तरह देश में आगे आकर आरएसएस ने काम किया है, अपने शताब्दी वर्ष पे यह काम जरूर आरएसएस करेगी। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।